नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का जो विषय है वह है मूर्खों का सरदार। इस फ्रेज को आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूर्खों का सरदार कौन है। ये काफी चर्चा में है और पहले इसको दूसरे रूप में जाना जाता था, अब उसको एक नाम दे दिया गया और कोई गलत नाम नहीं है बल्कि एक सही नाम है। एक्चुअली जो मूर्खों का सरदार है उसकी एक बड़ी खूबी है, वो ये तो जानता है कि मैं सरदार हूं लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। लेकिन जो मेरी जो प्रजा है, जो मेरे सैनिक जो है वे मूर्ख है, वो उनको नितांत मूर्ख समझता है। और उसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है कि वो जो कुछ भी बोलता है, झूठ सच जितना भी वो बोलता है, उसके मूर्ख फॉलोअर, उसकी मूर्ख सेना उस पर विश्वास करती है। तो मैं आज उस मूर्खों के सरदार के बारे में थोड़ा विस्तृत से चर्चा करता हूं। आपको याद होगा पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी का एक नारा, दो नारे थे, चौकीदार ही चोर है और मोदी जी ने अडानी की जेब में 30,000 रुपए डाले। अडानी नहीं, अंबानी की जेब में, अंबानी यानी छोटा वाला अंबानी, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 रुपए डाले। हालांकि वो डील ही कुल 56,000 की थी। राफेल की जो डील थी वो 56,000 थी। एक्चुअली क्या है कि इस खानदान पर एक भ्रष्टाचार का जो टैग चिपका हुआ है, वो उस टैग को जो है एक बड़े टैग से हटाना चाहता है, दूसरे पर बड़ा टैग लगा करके उसको छोटा करना चाहता है या उसको मिटाना चाहता है, ताकि लोग इस टैग को याद करें। और जो इसके खानदान पर जो टैग लगा था, जीप घोटाले से लेकर के और ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर तक का जो दलाली का जो टैग लगा था वो मिट जाए। तो पिछली बार वो पूर्णतया फेल हो गया। तो अब की उसने जो है एक अडानी का मामला उठा दिया। अब मैं आपको अडानी की बात करता हूं। क्यों सिर्फ अडानी ही क्यों? बहुत से यहां पर कैपिटलिस्ट है। तो उसके पीछे एक कारण है जिसमें कम लोगों का ध्यान जाता है, और वो कारण क्या है कि अडानी का जो काम है, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विदेशों की बात कर रहा हूं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। वो पोर्ट बनाता है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाता है, माइनिंग के क्षेत्र में है। और ये वे क्षेत्र है जिन क्षेत्रों पर चाइना का अब तक वर्चस्व था, अभी भी है, लेकिन कई जगह जो है अडानी ने चाइना को मात दे दी। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट भी हैं, जैसे हाइफा पोर्ट हो गया, ये श्रीलंका का हो गया। ऐसे कई पोर्ट जो है अडानी ने जिनपिंग से छीन लिए। अब ये जो सरदार है ये कभी बादशाह हुआ करता था, लेकिन अपने कर्मों से वो एक उसकी स्थिति एक जमींदार, तालुकेदार या सरदार जैसी रह गई। जो उसके प्रति जिसकी निष्ठा है, बादशाह के प्रति निष्ठा है, और उस निष्ठा को वो अपनी वफादारी से दिखाता है। तो अडानी के पीछे जो ये कांग्रेस पड़ी है, उसके पीछे यही कारण है कि जिनपिंग को अडानी से खतरा है। जिनपिंग अडानी जो है इनके सारे बिजनेस में जो है, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, उन पर डाका डाल रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है। तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि एक MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस पार्टी और चीन की पार्टी के साथ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो उसके क्या वो है, ये तथ्य सार्वजनिक नहीं है, लेकिन आप इन हरकतों से जान सकते हैं कि क्या इसके पीछे होगा। हालांकि ये जो सरदार है, इसके छोटे मोटे सियाना टाइप के हैं जो 2-3 हैं, वो सब अडानी की सेवाएं लेते हैं। लेकिन इसने जो है अपने जिस बादशाह के सामने ये नतमस्तक है, जिसके प्रति इसकी वफादारी है, उसको अपनी वफादारी साबित करने के लिए अडानी को कुछ करना है, अडानी के खिलाफ माहौल बनाना है, और देश और विदेश दोनों जगह जाकर के ये करता है। आप ये देखिएगा कि ये जो सरदार है, मूर्खों का सरदार है, ये कहता है कि
चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा। आपने कभी किसी से सुना? या कहता है कि चीन ने जो है इतना कब्जा कर लिया भारत के उस पर। यह भी एक इस जब इसके बादशाह थी इनकी परिवार की, तो उस पर एक कलंक है कि चीन ने जो है इनको हराया है। तो उस कलंक को भी मिटाना चाह रहा हूं इसी एक झूठ और प्रपंच के सहारे। और उसके पास इतने मूर्ख है कि वो इस बात को विश्वास करते हैं। वो भारत की सेना पर विश्वास नहीं करते हैं, रक्षा विशेषज्ञों को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस मूर्ख की बात पर विश्वास करते हैं। वो तो मूर्ख नहीं है, लेकिन उसकी बातों पर मूर्खतापूर्ण विश्वास करते हैं। सब जानते हैं कि 2014 के बाद से जो है भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में इतना गजब का काम किया है। सड़कें बनाई, जाल बनाए, रक्षा सौदे किए, बहुत से लड़ाई की सामग्री जगह जगह से मंगाई, चाहे S-400 रूस से हो, या रडार सिस्टम इजराइल से हो, या राफेल फ्रांस से हो। तो ये अपनी वफादारी, ये जो मूर्खों का जो सरदार है, अपने बादशाह के प्रति वफादारी के लिए ये सब करता है। अब वो एक और झूठ बोलता है कि साहब नोटबंदी और जीएसटी, और उसका मिलान कहां से करता है कि महाभारत में, कि क्या पांडवों ने जीएसटी करी थी या पांडवों ने नोटबंदी करी थी। और वो जो मूर्ख हैं, उसके सेना के सैनिक है, पैदल है, वो उसी बात को लेकर चलते हैं। नोटबंदी भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जितने भी काला धन था, वो काला धन यहीं कहीं पर खत्म हो गया। और इस काले धन से, इसमें कंट्रोल लगने से, नोटबंदी होने से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। क्योंकि पाकिस्तान से जो है ये सब नकली करेंसी आती थी। उसके पीछे कारण क्या था कि जो फर्म भारत की करेंसी के लिए पेपर सप्लाई करती, वही फर्म जो है पाकिस्तान को भी सप्लाई करती थी। इसीलिए मैं बैंक में रहा हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि जो नोट नकली भी आते थे, वो जो है मशीन से निकल जाते थे। और जो कहते कि 99% वापिस आ गया, तो आप ये मान के चलेगा कि 10% काला धन, 10 से 15% जो देश में दबाया हुआ था, जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं था और लॉकर्स में था या इधर उधर था, वो सब मारा गया। और जो उसके बदले वो पैसा भी काउंट हो गया जो नकली करेंसी के रूप में आता था। अब वो अपने मूर्ख सैनिकों को कहता है कि जीएसटी माने गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स, भैया कई कानूनों को, कई टैक्सों को मिला करके एक टैक्स बनाया गया। इसमें अगर कोई गब्बर सिंह वाली अगर कोई बात है, तो यह है कि अब इसमें टैक्स चोरी होनी बड़ा मुश्किल हो गया। हालांकि होती तब भी है, टैक्स चोरी तो तब भी होती है, लेकिन वो जो अमाउंट होता था पहले कि आपको पर्चा दे दिया, कच्चा पर्चा दे दिया और आपसे टैक्स ले लिया, जेब में रख दिया, बाकी उसकी कीमत तो ली गई। अब क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ही टैक्स लग जाता है और वो आगे बढ़ता जाता है, अंत में वो टैक्स सरकार के पास आता है। 1.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ पर मंथ जो है अगर जीएसटी आता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये इससे देश को कितना भला हो रहा है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं और फैक्ट्रीज बना रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो है जो उत्पादन हो रहा है हथियारों का, जो हम अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 10,000 करोड़ करीबन एक्सपोर्ट हो गया है, तो वो सब इसी उससे आता है। या हम सीमाओं पर जो हम सड़कें बना चुके हैं, या राडार कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, या अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, या अपनी सेना को जो है अच्छे वेतन दे रहे हैं। आपको पता होगा कि पहले औसतन 87,000 सालाना एक आम आय थी, अब वो उसके डबल से भी ज़्यादा हो गए, 1,87,000, 1,80,86 करीबन जो है हो गया है। तो ये सब जो है तभी हो रहा है जब सरकार के पास टैक्स आ रहा है, सरकार काम कर रही है, उस काम से रोजगार पैदा हो रहे हैं, तब जाकर के जिसे वो गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उसके मूर्ख पैदल जो है, तो इसलिए ये जो होता है। एक और है
कि ये कहते हैं कि साहब महंगाई महंगाई महंगाई, कि इस राज्य में बहुत महंगाई हो गई है। ईमानदारी की बात तो ये है कि ये एक ऐसा कार्यकाल था, ये 9-10 सालों का, जिसमें मिनिमम महंगाई रही है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि इससे पहले वो क्या था, महंगाई की दर क्या थी और इसके इन 10 सालों में क्या रही। 2004 में जो है 3.7% थी, तभी ताजा जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उससे पहले तक थी, इस वजह से 3.7। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार आई, इसका आंकड़ा बढ़ गया। 2005 में 4.2, 2006 में 5.8, 2007 में 6.3, 2008 में 8.3 और 2009 में 10.9, ऑलमोस्ट 11%, और 2010 में 12%, फिर 2011 में 8.89, 2012 में 9.31, 2013 में 11.04 और 2014 में 6.65। अब आ गया इनका समय मोदी जी का, तो 2014 में 6.65, 2015 में 4.9, 2016 में 4.9 और 2017 में तो 3.3, 2018 में 3.9, 2019 में 3.7, 2020 में 6.6, 2021 में 5.13 और 2022 में 6.70। तो ये जो मोदी जी के जो 5 साल थे, उसमें जो इस कार्यकाल में 5 साल में जो है 5 साल ऐसे थे जिसमें कि महंगाई दर 5% से कम थी, मतलब 3.3 तक पहुंच गई थी। 2017, 2018, 2019 और 2021 में भी था, 2021 में 5.13 था। तो और जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उसमें 2007 में 6 से ऊपर, 2008 में 8 से ऊपर, 2009 में 11 के करीबन, 2010 में 12 के करीबन, 11 में 8.8%, 2012 में 9.3% और 2013 में 11%, यानी इनका औसतन जो है 6% से ऊपर रहा। और जब कभी भारत में अगर कभी महंगाई, इस मोदी जी के दौर में अगर जब महंगाई कभी बढ़ी, तो आप ये सोचिए कि ये दौर किन विषम परिस्थितियों का था। कोरोना काल इसमें रहा, लोगों की नौकरियां गई देश में विदेश में। इसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तेल का संकट आ गया। लेकिन उस तेल के संकट में किस ढंग से जो है अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए मोदी जी ने रूस से तेल का समझौता किया, सस्ता तेल लिया, इस हिसाब से जो है कंट्रोल में रखा। और जो भी कभी बढ़ा, अगर 5 से ऊपर जब भी गया, तो वो बड़ी साधारण चीजों से गया। किससे गया कि प्याज और टमाटर, ये 2 ऐसे फैक्टर है जो कभी भी बढ़ जाते हैं। जैसे भी फसल खत्म हो गई या होल्डिंग हो गई, तो ये इनकी कीमतें बढ़ जाती। तो इनको कंट्रोल करने में 1-8 महीने का टाइम लगता है और उन्हीं महीने में ये महंगाई दर बढ़ जाती है। ऐसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर भी सबसे कम है इस समय, 3 पॉइंट समथिंग है, जो कि उनके समय से बहुत कम है अगर हम पिछली सरकार से तुलना करें। और उसके पीछे कारण है, ये नहीं कि केवल आंकड़े हैं, क्योंकि इस बीच इतना स्टार्टअप हो गया है कि लोगों ने अपना स्वरोजगार करना शुरू कर दिया है, अपने साथ कई लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। और अब तो ये स्थिति हो गई कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशों से बहुत सी कंपनियां भारत में आ रही हैं। वो जिस बात को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि आपके सारे फोन पे जो है मेड इन चाइना होगा, उनको, क्योंकि उनके जो वो है उसकी सेना जो है मूर्ख है, वो हाँ पे हाँ मिलाएंगे क्योंकि हाँ बिल्कुल सही है। जबकि करोड़ों के करोड़ों मोबाइल भारत में बन चुके हैं, सैमसंग का यहाँ बन रहा है, एप्पल का यहाँ बन रहा है, और आज जो है सिर्फ यहाँ के लोग नहीं ले रहे, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इसीलिए जो है उस आदमी को विश्वास है कि जो मेरे समर्थक है, जो मेरे सैनिक है, पैदल सैनिक हैं, वो मूर्ख है, इसलिए वो मूर्खों का सरदार है।
आत्मनिर्भर भारत जो है, आप दूसरी बात क्या, अर्थव्यवस्था देखिए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और बहुत जल्दी कुछ सालों में दूसरी, तीसरी और पहली, दूसरी में आ जाएगी। फर्स्ट 2 में जो है भारत की अर्थव्यवस्था, या फर्स्ट 3 में तो आएगी ही आएगी। चीन, अमेरिका और भारत, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था है, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जो भी प्रतिस्पर्धा होगी वो इन 3 उसमें होगी, इन 3 ही देशों में। मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी वो है, कदम है। जो ओपन पॉलिसी शुरू हुई थी उसमें एक नवीन आयाम है कि आप आइए, हमारे देश में बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए, हमारा वो मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और जो प्रॉफिट आप बाहर भेजते थे वो प्रॉफिट भारत का भारत में रहेगा। अगर हमारे बड़े बड़े पूंजीपति अपने ही देश में काम करते हैं, अपने देश में अगर पैसा लगाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से है कि देश की संपदा बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी कोई ऐसे ही नहीं बढ़ेगी कि सबके सब विदेशी कंपनियां आएंगी। हमारे जब तक उद्योगपति इसमें खुल के सामने नहीं आएंगे, और उद्योगपति तभी सामने आते हैं जबकि कानून व्यवस्था सही हो। तो ये चीजें जो है अर्थव्यवस्था में जो है बहुत बड़ा योगदान देती है। मेक इन इंडिया बहुत बड़ा एक वो है जिसके मजाक उड़ाते थे कि वो एक शेर है, उसमें जो अंदर वो होते हैं घिरियाँ होती हैं जो, तो उसका बना हुआ वो शेर, तो उसके मजाक राहुल गांधी उड़ाता था और उसके जो मूर्ख वो हैं वो भी उड़ाते थे। अब मैं कानून और व्यवस्था की बात करता हूं। जिस उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, सपा और बसपा ने और कांग्रेस ने सालों साल तक राज करके, आज योगी जी का दूसरा टर्म है और वहाँ 16% जो है उसमें कुल इन्वेस्टमेंट का 16% यूपी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको विश्वास है कि ये योगी बाबा जो है लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखते हैं, कोई उनके पास एक्सटॉर्शन के लिए नहीं आएगा। नोएडा तो पहले जब बना था बहुत अच्छा बना था, एक इंडस्ट्रियल एरिया बना था, लेकिन वो जैसे ही इन लोगों की सत्ता आए तो वो लूट का अड्डा बन गया, वो उगाही का अड्डा बन गया, वो एक्सटॉर्शन का अड्डा बन गया। लेकिन आज देश विदेश में, मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश में भी लोगों को विश्वास है कि अगर हम यूपी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम सुरक्षित हैं, हम अपना कारोबार कर सकते हैं। तो उसके पीछे क्या है? कानून और व्यवस्था है। आप सोशल मीडिया में देखिएगा, जितने भी इसकी फौज के लोग हैं, जितने भी राहुल गांधी के पैदल सैनिक हैं, वो सब उन बातों को पर विश्वास करते हैं, उसी को फैलाते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इनके लिए कहा गया कि मूर्खों का सरदार है, लेकिन ये मूर्ख नहीं है। सरदार मूर्खों का जरूर है, इसके समर्थक नंबर 1 के मूर्ख हैं। मैंने आज तक एक भी जो बड़े बड़े ट्विटर में बड़े बड़े हैंडल हैं, कोई समझदार नहीं देखा। तो आप ये देखिएगा कि जो मूर्खों का सरदार है, ये पदवी बहुत सही है और जस्टिफाइड है और आंकड़ों से साबित है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा।